देश विदेश में आपका स्वागत है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम जल्द ही घटनास्थल पर जाएगी। इससे पहले कल सीएफएसएल की टीम ने दोपहर घटनास्थल का वहां जाकर सबूत इकट्ठा किए थे और कोलकाता हाईकोर्ट ने कल ही सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बीरभूम में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। हम इस वक्त बगटुई गांव में हैं, जहां पे हादसे के 5 दिन बाद अभी भी लोग आपको उतना दिखाई नहीं देंगे। कुछ गांव के रहवासी है, लेकिन ज़्यादातर घर में ताला लगाए हुए हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लोग घर पे वापस भी नहीं आए हैं, गांव में वापस नहीं आए हैं। एक डर का माहौल ज़रूर है घर में गांव में। आज सीबीआई के एक टीम यहाँ पे आने वाले हैं। उनके पास तहकीकात का जिम्मेदारी है, तो वो अभी यहाँ पे एक जो सीबीआई की टीम आएंगे वो पूरी तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। और यहाँ पे कल एक फोरेंसिक टीम आके वापस गया है। लेकिन हादसा के 5 दिन बाद सोमवार रात को ये हादसा हुआ था। अभी भी गांव में लोग के जो नॉर्मल लाइफ जिसे हम कहते हैं वो वापस नहीं आया है। ये बहुत ही एक डराने वाला घटना है, जहाँ पे ज़्यादातर जिनके जान गए हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। सिर्फ एक इंसान का शव मिला है गांव इस घर में से। और यहाँ पे एक जो कपल की हम बात कर रहे थे, जिनकी अभी जनवरी महीने में शादी हुए थे, उनका भी जो मौत है वो इसी घर में हुआ है। पुलिस अभी भी तैनात है गांव में। सीसीटीवी का जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सब है। लेकिन हादसे के इतने दिन बाद गांव में जो माहौल है वो नॉर्मल जिसे हम कहते हैं वो अब तक नहीं हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस के आना जाना गांव में हो रहा है, लेकिन स्थिति नॉर्मल होने में अभी समय लगेगा। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बगटुई गांव से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के आर्थिक हालात खराब हैं। ऐसे में नई सरकार ने अपने खर्चों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने सबसे पहले विधायकों को सिर्फ 1 टर्म का ही पेंशन देने की योजना लागू करने का ऐलान किया है। यानी कोई कितनी भी बार विधायक बने उसे सिंगल पेंशन ही मिलेगी। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब का सरकारी खजाना खाली है। राज्य के ऊपर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ऐसे में पंजाब सरकार ने शुरुआत की है अपना सरकारी खर्च घटाने की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला किया है कि अब विधायकों को केवल एक बार की ही 1 टर्म की ही पेंशन दी जाएगी। पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन लेते हैं, फिर वो जो पंजाबी में समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उसको मैं आपको ठीक तरह से हिंदी में समझाऊंगा। तो हैरानी होगी तुहानू कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया, नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 लाख, किसी को 4.5 लाख भी है, किसी को 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म दी मिलूगी। पंजाब के अंदर जो व्यवस्था थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार भी विधायक बनता था उसकी पेंशन उतनी बार ही जुड़ती चली जाती थी। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए अगर किसी की 1 बार विधायक बनने पर पंजाब के अंदर पेंशन 50,000 रुपये थी उदाहरण के तौर पर, तो अगर वो 4 बार कोई विधायक व्यक्ति बन गया है तो 2 लाख रुपये प्रति महीना जो है पेंशन उस व्यक्ति को, उस पूर्व विधायक को हर महीने दी जा रही थी। लेकिन अब पंजाब सरकार ने तय किया है कि अब केवल आप चाहे 1 बार जीते हों, आप चाहे 4 बार जीते हों, आप चाहे 10 बार जीते हों, आपको केवल 1 बार के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। 75,000 रुपये महीने की पेंशन जो है बताई गई है। अब इसका हम देखें कि किस तरह का असर पड़ेगा या कैसा फैसला है। तो आम आदमी के तौर पर यह फैसला जो है अच्छा ही लगता है, क्योंकि आम आदमी के तौर पर हमको 1 पेंशन मिल जाए तो वही बहुत होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पेंशन जितनी बार आप जीते उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनती चली जा रही है। लेकिन ये जो है कानून वहाँ पर बना हुआ था जिसके हिसाब से व्यवस्था सारी चल रही थी।
अब देखें कि किस पार्टी पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, किस पे सबसे कम असर पड़ेगा। तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर इसका सबसे कम असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो पहली बार जीते हैं, या कुछ एक विधायक जो हैं वो दूसरी बार जीते हैं। तो सबसे कम असर जो पड़ता हुआ दिख रहा है बड़ी पार्टियों में, वो सबसे कम असर पड़ेगा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर। और जो सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के ही जो विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, उन पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ज़्यादातर समय उन्हीं के जो विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, वो जीते हैं, क्योंकि यही पार्टी सत्ता में रही हैं। तो इन्हीं के जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर ये जो असर है इस फैसले का वो पड़ेगा। और पंजाब सरकार उम्मीद कर रही है कि अपने इस फैसले से वो 5 साल के अंदर 80 करोड़ रुपए बचा सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विधानसभा सचिव द्वारा राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र सौंपा गया। राघव चड्ढा ने बताया कि आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और नए सत्र में शपथ लेकर हम सब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। उधर कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है। आपसी भाईचारे का वजूद खतरे में है। सालाना धार्मिक मेलों में अल्पसंख्यकों को दुकान नहीं लगाने दिया गया और अब कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से बीजेपी सरकार को अर्जी दी गई है कि मंदिरों के परिसर से उन दुकानों को हटा दिया जाए जो हिंदुओं की नहीं है। और इसको शह दे रहे हैं मंत्री और सत्ताधारी विधायक। निहाल किदवई की रिपोर्ट आप देखिए। जूतों की ये दुकान लंबे समय से इस मंदिर परिसर में है, लेकिन अब अचानक इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस दुकान का मालिक अल्पसंख्यक समुदाय से। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से एक खत मजुरई विभाग को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं को किराए पर दुकान न दी जाए। इससे माहौल बिगड़ रहा है और सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री और विधायक इसको शह दे रहे हैं। हिंदू धर्म आप नहीं मानते हैं, भारत संविधान आप नहीं मानते हैं, और क्या मतलब है आप हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल पर आप व्यापार करने का क्या नैतिकता है आपका? कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है? इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। शिक्षा मंत्री कहना चाहते हैं कि हिजाब के फैसले को लेकर नाराजगी जताने के लिए मुसलमानों ने जो बंद किया था, ये उसी का नतीजा है। हिजाब और अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। दिस इज बिगिनिंग ऑफ कर्नाटक से धार्मिक सौहार्द को खत्म करने की ये शुरुआत है। सिचुएशन दिस इज द बिगिनिंग। मसला अभी दक्षिण कन्नड़ में चल रहा है, ये संविधान के खिलाफ है और ये जो सत्ता में जो लोग हैं उनका जो नैरेटिव है अभी सोसाइटी में है। ऑलरेडी ये जो नैरेटिव है बीजेपी सरकार की, ये ऑलरेडी एजुकेशन में आ चुकी है, अभी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आ रही है। अभी बसवराज बोम्मई येडियुरप्पा की वजह से मुख्यमंत्री बने। वो बीजेपी या आरएसएस की पसंद नहीं थे और अब भी बीजेपी के अंदर उनका विरोध होता रहता है। ऐसे में बसवराज बोम्मई ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनके विरोधियों की संख्या विपक्ष से ज्यादा पार्टी के अंदर हो, और इसीलिए फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक का लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में रो पड़े। शून्यकाल में स्थानीय नीति पर अपनी बात रखते हुए लोबिन फफक कर रोने लगे। हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्थानीय नीति को खतियान आधारित बनाने की मांग को लेकर अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर की। समझ रहा हूँ हम लोग का सदन में रहना और नहीं रहना ये बात बराबर है। महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूँ महोदय,
आपसे आग्रह करता हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने गहलोत सरकार का विरोध करने का एक अनूठा तरीका निकाला है। वो गहलोत सरकार के विरोध में 12 घंटे तक काले कपड़े पहनकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ते रहे। बलजीत यादव राज्य में परीक्षाओं में जारी नकल के खिलाफ कानून से सहमत नहीं है और रघुकुल विश्वविद्यालय सीकर के फर्जीवाड़े के मामले में भी वो जांच की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बलजीत यादव ने गहलोत सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया और इस बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। प्रयागराज के जिलाधिकारी मामले की सूचना मिलने पर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन दिया गया है। हमने इस बात की पुष्टि की है और हम विश्वविद्यालय के कुलपति से बात करेंगे। नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को भारी झटका लगा है क्योंकि एनसीएलटी ने सुपरटेक कंपनी को यहां पर दिवालिया घोषित कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर 32 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहाया जा रहा है, लेकिन अब रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को इससे भी बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनसीएलटी गया था और उसने याचिका दाखिल करके कहा था कि सुपरटेक की कंपनी उसका बकाया नहीं चुका रही है, इसलिए उसके खिलाफ कानून की प्रक्रिया शुरू हो और फिर उसे दिवालिया घोषित किया जाए। दरअसल सुपरटेक के दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर एनसीएलटी ने ये फैसला सुनाया है। बकाया का भुगतान न करने पर यह फैसला लिया गया। घर का इंतजार कर रहे करीब 25,000 लोगों पर इसका असर हो सकता है। फैसले से बरसों से घर के इंतजार में बैठे होम बायर्स की चिंता बढ़ गई है। मैंने सन 2012 में फ्लैट बुक किया था और टुकड़ों टुकड़ों में 2017 तक इनको पेमेंट किया। जब तक इनके पास पेमेंट जाती रही, इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और जनवरी 17 में लास्ट स्लैब इन्होंने डाली थी। उसके बाद से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा। दिखाने के लिए 10-12 पेशेंट वो लोग लगा देते हैं वहाँ, और हम लोग उनके पीछे भागते रहे कि भाई हमारा फ्लैट का कुछ कर दीजिए। इवन हम सेटलमेंट के लिए भी तैयार हुए, लेकिन वो उसके भी कुछ नहीं हुआ। वहीं सुपरटेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वो एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस आदेश का सुपरनोवा, ओआरबी, गोल्फ कंट्री, ह्यूज, अजेला, ई स्क्वायर वैली, बसेरा, मेट्रोपोलिस मॉल, पेंटागन मॉल, होटल्स पर कोई असर नहीं होगा। नोएडा से पूजा आर्या के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।